सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जैसे अपन पिछली क्लास में बात करते अपने भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की, उसको अपन आगे बढ़ाते हैं और अपन ने 1800 से पहले के जितने यहाँ पर अधिनियम बने थे आए थे उनके ऊपर अपन ने चर्चा कर ली थी। अब नेक्स्ट जो अपन चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट देखते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। देखो अपन ने पहले इससे पहले 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था अपन ने, उसके बाद में है अभी 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। अपन सबको पता है कि अंग्रेजों की जो नीति थी वो फूट डालो और राज करो की क्या थी, नीति थी, फूट डाल के राज करना। अब यहाँ पर यदि भारत की अपन बात करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम दोनों में अच्छी यूनियन थी, तो उन्होंने सोचा यदि इसी प्रकार से ये यूनियन में रहेंगे वो तो अपने विरुद्ध कोई बड़ी क्रांति हो सकती है। इसको मद्देनजर रखते हुए इस एकता को उन्होंने समाप्त करने के लिए क्या काम किया, ये अधिनियम 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम कि जो अपना बंगाल का क्षेत्र था उस बंगाल के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया, हिंदू व मुस्लिमों को लड़ाने के लिए, उनको एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए अपन कह सकते हैं, उन्होंने बंगाल का क्या कर दिया, विभाजन। 1905 में बंगाल का क्या कर दिया था, विभाजन कर दिया था और एक बना दिया उन्होंने पश्चिमी बंगाल और एक बना दिया पूर्वी बंगाल, जो कि पूर्वी बंगाल वर्तमान में अपना बांग्लादेश जो है वो पूर्वी बंगाल ही है और ये बन गया अपना पश्चिमी बंगाल। यदि अपन बात करते हैं तो इन अंग्रेजों ने यानी यहाँ की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किया और किस नाम पे किया, तो वो बोल रहे थे कि ये क्षेत्र बड़ा होने के कारण यहाँ पर विकासात्मक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसका हवाला देते हुए उन्होंने इसका क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। फिर उन्होंने इनको और लड़ाने के लिए क्या काम किया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, यानी उन्होंने मुसलमानों को एक तरफ बैठा दिया। 1885 में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी थी, यानी उन्होंने कहा कांग्रेस केवल हिंदुओं की यानी संस्था है। इस प्रकार से दोनों में वैमनस्यता क्या कर दी, फैला दी। और फिर इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों ने जो अधिनियम लेके आए 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। यदि 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम की यदि अपन बात करते हैं तो इस अधिनियम में भारत का सचिव थे मार्ले, तो लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे, और मिंटो यहां पर गवर्नर जनरल थे। क्या थे, गवर्नर जनरल। कौन थे, मिंटो। इन्होंने 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में एक काम तो जो किया वो किया कि यानी अनुपूरक प्रश्न करने की क्या दे दी गई थी, यहाँ पर छूट दे दी गई थी। कौन से अधिनियम में, तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में, यानी जो अनुपूरक प्रश्न थे 1892 में वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अनुपूरक प्रश्न करने की क्या दे दी गई थी, छूट दे दी गई थी। और इसका जो मेन जो इसका उद्देश्य था इस अधिनियम का, वो मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कौन सी प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या कर दी, शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो उम्मीदवार है उसको उसी की यानी धर्म के लोग उसको क्या करेंगे, वोट करेंगे। ये क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और ये एक यानी जो भारत और पाकिस्तान जो बना वो इसी की एक मेन क्या मान सकते हैं, कड़ी मान सकते हैं। यहीं से ये व्यवस्था क्या हुई थी, फैली थी। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम से, तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा मिंटो। किसको मानते हैं, मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या मानते हैं अपन लोग, जनक मानते हैं। जबकि जो सचिव था इस समय कौन था, मार्ले, यानी लॉर्ड मार्ले यहाँ का क्या था, सचिव, और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो। तो आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किन के लिए की गई, तो मुस्लिमों के लिए। किन के लिए की गई थी, ये मुस्लिमों के लिए पृथक यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या कर दी गई, भारत में शुरुआत कर दी गई। नेक्स्ट बात करेंगे 1909 के अधिनियम के बाद में जो अधिनियम आता है वो आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919
1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, देखो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, यदि अपन इसकी बात करते हैं तो इसका जो आधार था वो 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को मानते हैं। 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को इसका क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था। मॉन्टेग्यू यहाँ के क्या थे, सचिव थे, और ये चेम्सफोर्ड यहाँ के क्या थे, गवर्नर जनरल। क्या थे, गवर्नर जनरल। यानी भारत सचिव के पद पे कौन था, मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड क्या थे, यहाँ के गवर्नर जनरल थे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। पहली बात आपको जो विशेष ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रथम बार अंग्रेज यानी ब्रिटिश संसद ने यहां के लिए उत्तरदायी शासन की बात कही। उत्तरदायी शासन, किसकी बात कही, उत्तरदायी शासन की, यानी उत्तरदायी शासन का प्रावधान की इसमें क्या की गई थी, बात की गई थी। किसमें, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में प्रथम बार उत्तरदायी शासन का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। एक बात। दूसरा जो इसमें जो आपके क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 के अधिनियम में अपन ने मोमडन्स के लिए शुरू की थी, उसका और क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। उसका क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत अब इसमें आंग्ल भारतीय ईसाइयों तथा इसमें यूरोपियों व सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या कर दी गई थी, शुरुआत कर दी गई थी। तो आपको विशेष ध्यान में रखना है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा ही यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और क्या कर दिया गया, विस्तार किया गया। किन किन के लिए, तो आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों व सिखों के लिए भी क्या कर दिया गया, इसका विस्तार कर दिया गया था। और उत्तरदायी शासन की प्रथम बार जो प्रावधान की बात की गई वो भी कौन से में की गई, तो 1919 के मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में ही इनकी भी क्या की गई थी, बात की गई थी। नेक्स्ट बात, फिर इसमें अपन बात करते हैं 1919 के अधिनियम में और क्या प्रावधान हुए, तो इसमें और अपन बात करेंगे इसी अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा यानी प्रांतों में, कहां पर, प्रांतों में द्वैध शासन की भी क्या की गई, शुरुआत की गई। यानी प्रांतों में आंशिक रूप से प्रांतों को क्या प्राप्त हुई, स्वायत्तता इनको क्या हुई, प्राप्त हुई। यदि अपन बात करते हैं यानी प्रांतों में द्वैध शासन किस प्रकार से, तो देखो यानी इसी अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक विधानमंडलीय व्यवस्था की भी क्या हुई थी, शुरुआत। द्विसदनात्मक विधानमंडलीय व्यवस्था की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कैसे, एक तो इसमें आप कह सकते हो कि विधान परिषद और एक क्या थी, विधान सभा। फिर अपन बात करेंगे द्विसदनात्मक विधानमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कौन से अधिनियम में मानोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में ही आप क्या मानोगे कि भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडलीय व्यवस्था की क्या हो गई, शुरुआत। यानी कह सकते हैं विधान परिषद और विधान सभा, यानी केंद्रीय विधान परिषद व केंद्रीय विधानसभा, यानी वर्तमान की लोकसभा व राज्यसभा कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट बात, इसी को अपन आगे देखते हैं तो इसमें क्या काम किया गया कि यानी केंद्रीय विषय व प्रांतीय विषयों को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। यानी केंद्रीय विषय अलग हो गए और प्रांतीय विषय क्या हो गए, पृथक हो गए। केंद्रीय
वो प्रांतीय विषय जो पृथक हुए थे, फिर प्रांतीय विषय को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक तो विषय कौन से हो गए, वो आरक्षित, और एक कौन से थे, हस्तांतरित। कौन से थे, हस्तांतरित। यानी आपको सबको पता है कि केंद्र में तो कौन होता था, गवर्नर जनरल। कौन होता था, गवर्नर जनरल। और प्रांतों में कौन होते थे, गवर्नर। प्रांतों में कौन होते थे, गवर्नर। यानी गवर्नर के जो विषय थे उनको भी कितने में बांट दिया गया, या प्रांतों के विषय को कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो कौन से थे, आरक्षित विषय, और एक कौन से थे, हस्तांतरित। आरक्षित में जैसे अपन मान सकते हैं कि राजस्व से संबंधित मान लो, न्याय से संबंधित मान लो, ये आरक्षित विषयों में थे। जबकि हस्तांतरित विषयों की यदि अपन बात करते हैं तो हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत यदि अपन बात करेंगे तो इसमें जैसे अपना स्थानीय स्वशासन आ गया, इसमें कृषि आ गई, यानी इसी के अंतर्गत साफ सफाई जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सबके सब किसमें थे, हस्तांतरित विषयों में। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि प्रांतों में कौन सा शासन प्रारंभ हो गया, द्वैध शासन। कौन सा शासन प्रारंभ हो गया, द्वैध शासन क्या हो गया, प्रारंभ। यानी डायक्री आप इसको कह सकते हो। यानी द्वैध शासन का जो जनक है वो मानते हैं अपन लोग लियोनील कार्टिस। लियोनील कार्टिस को अपन द्वैध शासन का क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। जबकि आपको ये क्वेश्चन आए कि प्रांतों में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ, तो प्रांतों में द्वैध शासन है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था। द्वैध शासन का मतलब प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में। एक तो आरक्षित और एक कौन से थे, हस्तांतरित विषय। कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। नेक्स्ट बात, इसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा ही यदि अपन बात करेंगे तो लोक सेवा आयोग के गठन का भी क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। यानी लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसी अधिनियम में किया गया था, जो कि गठित कब हुआ था, 1926 में। कब हुआ था, 1926 में जाकर क्या हुआ था, वो गठित हुआ था। लेकिन जो प्रावधान है वो कौन से अधिनियम में हुआ, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में ही ये प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की यदि अपन शुरुआत मानते हैं, किसकी, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की यदि अपन लोग शुरुआत मानते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत अपने 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही हो गई थी। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो आपका आंसर आ जाएगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आ जाएगा आपका आंसर। फिर इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और इसमें यानी 1919 में जो प्रावधान है उनकी जांच करने के लिए 10 वर्ष के बाद में एक आयोग आने का भी यहाँ पर इसमें क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। कौन से अधिनियम में, ये बात भी आपके 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में ही की गई थी। यानी कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं यह अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन जो आपको बनता है, मैंने आपको बताया इसमें कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसमें मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत के सचिव थे और भारत सचिव पद पे थे, जबकि चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल के पद पर थे। नेक्स्ट, इसका जो मूल आधार था वो आधार था 1917 का मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। 1917 का मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र इसका आधार मान सकते हैं अपन। और इसकी जो मेन प्रस्तावना उद्देश्य था इस अधिनियम का, वो उद्देश्य था उत्तरदायी शासन का प्रावधान। उत्तरदायी शासन का क्या किया जाए, प्रावधान किया जाए। ये हो गया क्वेश्चन आपका एक। तो दूसरा, इसमें यदि क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसी के द्वारा जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो प्रारंभ हुई थी, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया, विस्तार किया गया। और किन किन के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए, व सिखों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या कर दी गई, प्रारंभ कर दी गई। सांप्रदायिकता का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है कि यानी धर्म संप्रदाय का वो उम्मीदवार होगा, उसको उसी धर्म संप्रदाय के लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। नेक्स्ट बात जो मेन इंपोर्टेंट बनता है इसमें, यानी प्रांतों में क्या हो गया, द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। किस प्रकार से कि भाई जो केंद्रीय विषय थे और प्रांतीय विषय थे, दोनों को क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, पृथक किया गया।
इस अधिनियम के द्वारा दोनों को पृथक किया गया। फिर प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? आरक्षित व हस्तांतरित। और ये अपने को साफ पता है कि प्रांतों में कौन होते थे? गवर्नर। प्रांतों में कौन होते थे? गवर्नर। और ये किनके अधीन आते थे? गवर्नर के अधीन ही आते थे। नेक्स्ट बात, यदि नेक्स्ट बात करेंगे तो द्विसदनात्मक विधानमंडलीय व्यवस्था की भी क्या हुई थी? इसी के द्वारा क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, यानी इसी के द्वारा अपन मान सकते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कौन से अधिनियम में? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपका यानी जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई, और इसी में मैंने कहा कि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं ये कहां तक लागू हुए, सफल हुए, उनकी जांच करने के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का भारत में आने का भी क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके बाद में जो अपना अधिनियम आता है वो आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखो 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं इसके बारे में, कि जैसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे मैं उनकी एक विशेष टॉपिक में अपन उन चीज़ों की चर्चा करेंगे। जो इसके बीच में जो क्वेश्चन बनते हैं ना मध्यकालीन, उन मध्यकालीन क्वेश्चनों की चर्चा अपन करेंगे। आखिर का एक टॉपिक आपको अलग से बना के दूंगा मैं, उसमें आपको उन टॉपिकों के ऊपर क्या करेंगे? अपन चर्चा करेंगे। तो पहले अपन अधिनियम देख लेते हैं। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये अधिनियम काफी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें आप ये देखो कि इसमें यानी 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां, 10 क्या थी? अनुसूचियों का प्रावधान था। कौन से अधिनियम में था? तो आपका आंसर आएगा 1935 के अधिनियम में कुल 321 धाराएं, 321 अनुच्छेद मान लो, वह 10 क्या थी? अनुसूचियां। 10 क्या थी? अनुसूचियों का क्या था? इसमें प्रावधान था। किसमें? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें प्रस्तावना का क्या था? अभाव। प्रस्तावना का क्या था? अभाव था। किसमें? 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का क्या किया गया था? अभाव था। इसमें जो 1919 की प्रस्तावना थी उसी को यहां पर भी क्या किया गया? यूज किया गया। कौन से में? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट बात करेंगे इस अधिनियम के अपन। तो देखो इसमें अखिल भारतीय संघ निर्माण की क्या कही गई? बात। अखिल भारतीय संघ निर्माण की क्या कही गई थी? बात कही गई थी। कौन से अधिनियम में? प्रावधान करने की बात कही गई। अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने का जो बात कही गई वो कौन से अधिनियम में थी? तो आपका आएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में। कि जैसे अपन कल पढ़ रहे थे कि एक तरफ जो देशी रियासतें हैं और एक तरफ ब्रिटिश प्रांत है, उन सबको एक कर दिया जाए और क्या बना दिया जाए? अखिल भारतीय संघ का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए। लेकिन इसमें यह अखिल भारतीय संघ नहीं बन सका, यानी ये क्या रहा? असफल। ये प्रावधान क्या रहा? इनका असफल प्रावधान रहा। अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हुआ, अर्थात देशी रियासतों के राजा इनमें मिलने के लिए क्या नहीं हुए? तैयार नहीं हुए। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद में अपन अखिल भारतीय संघ का यानी निर्माण के प्रावधान तो किया गया, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि 1919 के अधिनियम में अपन ने प्रांतों में क्या किया था? द्वैध शासन शुरू किया था। वो द्वैध शासन, प्रांतों का द्वैध शासन क्या हो गया? समाप्त। प्रांतों का जो द्वैध शासन था वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। जबकि इसको केंद्र में क्या कर दिया गया? लागू। केंद्र में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो आपको विशेष ध्यान में रखना है कि प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करने का प्रावधान कौन से अधिनियम में था? तो 1935 के अधिनियम में। जबकि यह समाप्त हुआ था 1937 में। कब हुआ था समाप्त? 1937 में। लेकिन प्रावधान कब किया गया था? तो आपका आंसर आएगा 1935 के अधिनियम में प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करने का प्रावधान वो केंद्र में क्या किया गया? इसको लागू किया गया। यानी केंद्रीय विषयों को फिर कितने भागों में बांट दिया? 2 में। यानी एक तो कौन से थे? आरक्षित, और एक कौन से थे?
हस्तांतरित, एक कौन से थे, हस्तांतरित, यानी आरक्षित व हस्तांतरित विषयों के रूप में केंद्रीय विषयों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंतर्गत बात करते हैं तो इसमें एक संघीय न्यायालय निर्माण का भी प्रावधान किया गया, संघीय न्यायालय निर्माण का भी प्रावधान किया गया, जो कि कभी स्थापित हुआ 1937 में। कभी स्थापित हुआ 1937 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ। यह प्रावधान भी कौन से अधिनियम में है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही है। कौन किसका, संघीय न्यायालय के निर्माण का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में ही किया गया। नेक्स्ट, महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिलाओं को मतदान का क्या दिया गया, अधिकार भी इसी में यानी प्रावधान किया गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार का प्रावधान भी कौन से अधिनियम में किया गया, तो आपका आंसर आएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही इसका भी क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ये सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके, ये सब के सब कौन से अधिनियम के हैं, तो आपका आंसर आएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के ये क्या है, फैक्ट है। और इसमें यानी जो विषय थे, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का क्या किया गया था, विभाजन, यानी कि अपनी संघ सूची, राज्य सूची और एक कौन सी हो गई, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और एक कौन सी है, समवर्ती सूची। यानी संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय व समवर्ती सूची में 36 विषय का क्या किया गया, प्रावधान। यानी शक्तियों का क्या हो गया, विभाजन। कौन से अधिनियम में हुआ शक्तियों का विभाजन, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। शक्तियों का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। यानी दोबारा से एक बार देखो आप इस अधिनियम को कि इसमें कुल अनुच्छेद 321 थे, वो 10 क्या थी, अनुसूचियां थी। कौन से अधिनियम में, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और इस अधिनियम की आलोचना भी की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि ये बिना ब्रेक का क्या है, इंजन, बिना ब्रेक का इंजन है। कौन सा है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 321 आर्टिकल में 10 अनुसूचियों का क्या था, प्रावधान था। अखिल भारतीय जो संघ निर्माण की इसमें प्रावधान करने की बात कही गई, निर्माण की बात कही गई, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन ये जो समाप्त हुआ कब हुआ था, 1937 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट है केंद्र में, यानी द्वैध शासन क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। केंद्र में लागू करने का मतलब आप समझ रहे हो कि केंद्रीय विषयों को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, आरक्षित व हस्तांतरित विषयों में इनको क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। महिलाओं को क्या दिया गया, मतदान का अधिकार भी दिया गया। नेक्स्ट, शक्तियों का क्या कर दिया गया, विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय व समवर्ती सूची में 36 विषय। जबकि अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। नेक्स्ट बात, संघीय न्यायालय की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में हुई। तो यह आपका इंपोर्टेंट अधिनियम कौन सा है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करेंगे तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में देख सकते हो आप, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940। इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा ये बात कही गई, या इस अधिनियम में ये बात कही गई कि भारतीय संविधान का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर ही होगा। यानी भारतीय संविधान का निर्माण कब होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के ऊपर किया जाएगा। छोटा सा है। फिर उसके बाद में क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। देखो क्रिप्स मिशन जो 1942 था, ये कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको ये पता होना चाहिए, पहली बार तो ये पूछा गया क्रिप्स मिशन कितना सदस्यीय आयोग था,
ये आया था मार्च 1942 में भारत, मार्च 1942 में ये भारत आया था। कितना सदस्यीय आयोग था? तो ये केवल एक सदस्यीय आयोग था और उसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? यानी क्रिप्स मिशन 1942 के अकेला यानी एक सदस्यीय आयोग था और इसमें अध्यक्ष कौन था? यानी इसका एक ही मेंबर अध्यक्ष सब कुछ कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स था। नेक्स्ट, इसने प्रथम बार यह बात स्वीकार की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। यानी किसमें कही गई ये बात? क्रिप्स मिशन 1942 में ये बात कही गई कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के ऊपर ही क्या होगा? भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। यानी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा? बिना तारीख का आगे का चेक या उत्तर दिनांकित बैंक का चेक, उत्तर दिनांकित बैंक का चेक, उत्तर दिनांकित बैंक का चेक किस अधिनियम के बारे में कहा? या दिवालिया बैंक का चेक किस अधिनियम के बारे में कहा? तो आपका आंसर आएगा क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया उत्तर दिनांकित बैंक का चेक, दिवालिया बैंक का चेक, बिना तारीख का आगे का चेक। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन 1942। इसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन 1946। देखते हैं और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखो, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 की चर्चा करते हैं अपन लोग। कैबिनेट मिशन 1946 ये मार्च 1946 में भारत आया, मार्च 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन 1946। इसका जो मेन पर्पज था कैबिनेट मिशन 1946 का वो ये था कि भारत को अखिल भारतीय संघ की यानी भारत को संपूर्ण को क्या किया जाए? एक किया जाए। नेक्स्ट बात, संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, उनका चुनाव किस प्रकार से होगा और संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, ये सब बातें किसमें थी? कैबिनेट मिशन 1946 में थी। ये कब आया? तो आपका आंसर आएगा मार्च 1946 में भारत आया। नेक्स्ट बात, ये कुल 3 सदस्यीय आयोग था। कितना सदस्यीय आयोग था? 3 सदस्यीय क्या था? ये आयोग था। नेक्स्ट, इस 3 सदस्यीय आयोग में कौन कौन थे? तो आपका आंसर आएगा एक तो पेंथिक लॉरेंस थे जो कि उस समय भारत सचिव के पद पर भी थे। नेक्स्ट था इसमें ए बी अलेक्जेंडर। कौन था? ए बी अलेक्जेंडर भी था इसमें। और तीसरा सदस्य था इसका स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका क्या था? तीसरा सदस्य था। पहली बात, इसमें 3 सदस्य आयोग था। मार्च 1946 में भारत आया। इसका मेन जो टारगेट था, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, संविधान सभा किस प्रकार से गठित हो, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हो, कितने सदस्य होंगे, चुनाव कब कराए जाएं, ये सब बातें उल्लेखित थी किसमें? कैबिनेट मिशन 1946 में उल्लेखित थी। नेक्स्ट, और इस आयोग का अध्यक्ष था पेंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव के पद पर भी था। कौन था? पेंथिक लॉरेंस था। यह क्या था? अपना कैबिनेट मिशन। फिर ये अब यहाँ पर संविधान सभा के लिए किस प्रकार से चुनाव होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, इन सब का उल्लेख और इनकी जानकारी जो आपका आखिरी का वीडियो होगा इस चैप्टर का संविधान विकास की प्रक्रिया का, उसमें अपन उल्लेखित करेंगे, देखेंगे। इसी प्रकार से बने रहें।